धारा 1 संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। 1 इस अधिनियम को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कहा जा सकता है। सरल शब्दों में इस कानून का नाम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 है। 2 इस संहिता के अध्याय 9, 11 व 12 को छोड़कर इसके प्रावधान लागू नहीं होंगे। के नागालैंड राज्य पर, के जनजातीय क्षेत्रों पर, लेकिन संबंधित राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रावधानों या उनमें से किसी को भी नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों के पूरे या आंशिक हिस्से पर, जैसा भी मामला हो, ऐसे अनुपूरक, आकस्मिक या परिणामी संशोधनों के साथ लागू कर सकती है, जैसा कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है। सरल शब्दों में इस कानून के कुछ हिस्से अध्याय 9, 11 और 12 पूरे भारत में लागू होंगे, लेकिन बाकी के हिस्से नागालैंड राज्य और कुछ विशेष जनजातीय क्षेत्रों में अपने आप लागू नहीं होंगे। हालांकि अगर नागालैंड की राज्य सरकार या उन जनजातीय क्षेत्रों की संबंधित राज्य सरकार चाहे तो वे एक सरकारी सूचना नोटिफिकेशन जारी करके इस कानून के इन हिस्सों को अपने राज्य या क्षेत्र में लागू कर सकती हैं। वे ऐसा करते समय कुछ छोटे मोटे बदलाव भी कर सकती हैं ताकि यह उनके क्षेत्र के हिसाब से सही बैठे। स्पष्टीकरण इस धारा में जनजातीय क्षेत्र का अर्थ वे क्षेत्र हैं जो 21वें दिन जनवरी 1972 से ठीक पहले असम के जनजातीय क्षेत्रों में शामिल थे, जैसा कि संविधान की 6ठी अनुसूची के पैरा 20 में संदर्भित है, शिलांग नगर पालिका की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्रों को छोड़कर। सरल शब्दों में जनजातीय क्षेत्र का मतलब उन जगहों से है जो 21 जनवरी 1972 से पहले असम के आदिवासी इलाकों में आते थे। संविधान की 6ठी अनुसूची का पैरा 20 इन क्षेत्रों के बारे में बताता है। इसमें शिलांग शहर की नगरपालिका सीमा के अंदर के क्षेत्र शामिल नहीं हैं। 3 यह ऐसी तारीखें को प्रवृत्त होगा जैसा कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियुक्त कर सकती है। सरल शब्दों में यह कानून उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार एक सरकारी सूचना नोटिफिकेशन जारी करके बताएगी, यानी यह तुरंत लागू नहीं हुआ है। केंद्र सरकार तय करेगी कि यह कब से लागू होगा। संक्षेप में यह धारा बताती है कि इस कानून का नाम क्या है, यह किन क्षेत्रों में अपने आप लागू नहीं होगा, लेकिन राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, और यह कब से लागू होगा, जब केंद्र सरकार तारीख तय करे। धारा 3 संदर्भों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंसेस। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 3 विभिन्न कानूनों में मजिस्ट्रेटों के संदर्भ को स्पष्ट करती है। यह बताती है कि अलग अलग प्रकार के मजिस्ट्रेटों के कार्यों को कैसे समझा जाना चाहिए। 1 मजिस्ट्रेट के पदनाम की व्याख्या। सरल शब्दों में यदि किसी कानून में मजिस्ट्रेट शब्द का उपयोग किया गया है और उसके साथ कोई खास विवरण जैसे प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी नहीं दिया गया है, तो उसे उस क्षेत्र के प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में समझा जाएगा, जो उस क्षेत्र में अपना अधिकार क्षेत्र रखता है। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि पुराने कानूनों में उपयोग किए गए सामान्य मजिस्ट्रेट शब्द को अब नए संदर्भ में न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में देखा जाए, जब तक कि संदर्भ से कुछ और मतलब न निकलता हो। 2 मजिस्ट्रेटों के कार्यों का वर्गीकरण। यह उपधारा उन कार्यों को स्पष्ट करती है जो विभिन्न प्रकार के मजिस्ट्रेटों द्वारा किए जाएंगे, खासकर जब वे इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत हों। के न्यायिक कार्य, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा। सरल शब्दों में यदि किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट के कार्य ऐसे हैं जिनमें सबूतों का मूल्यांकन करना, सबूतों को छांटना या कोई ऐसा निर्णय लेना शामिल है जिससे किसी व्यक्ति को कोई दंड या जुर्माना हो सकता है, या जांच, पूछताछ या मुकदमे के दौरान उसे हिरासत में रखा जा सकता है, या उसे किसी अदालत में मुकदमे के लिए भेजा जा सकता है, तो ये सभी कार्य इस संहिता के प्रावधानों के अधीन एक न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि सबूतों से जुड़े और दंड, कारावास या मुकदमे से संबंधित सभी महत्वपूर्ण निर्णय न्यायिक मजिस्ट्रेट ही लेंगे। खा प्रशासनिक या कार्यकारी कार्य कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा। सरल शब्दों में
यदि किसी कानून के तहत मजिस्ट्रेट के कार्य प्रशासनिक या कार्यकारी प्रकृति के हैं, जैसे लाइसेंस देना, लाइसेंस निलंबित या रद्द करना, अभियोजन की मंजूरी देना या अभियोजन से पीछे हटना, तो ऐसे सभी कार्य उपधारा क के प्रावधानों के अधीन एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाएंगे। यह उपधारा सुनिश्चित करती है कि लाइसेंस, मंजूरी और प्रशासनिक निर्णय जैसे कार्यकारी कार्य न्यायिक कार्यों से अलग रहें और कार्यकारी मजिस्ट्रेटों को सौंपे जाएं। संक्षेप में, यह धारा मजिस्ट्रेटों के संदर्भों को स्पष्ट करती है और उनके कार्यों को न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं और प्रशासनिक कार्यकारी जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा किए जाते हैं में वर्गीकृत करती है, ताकि कानूनी प्रक्रिया में स्पष्टता और उचित अधिकार क्षेत्र सुनिश्चित हो सके। धारा 4 भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य कानूनों के तहत अपराधों का विचारण, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस अंडर भारतीय न्याय संहिता 2023 एंड अदर लॉज। यह धारा बताती है कि भारतीय न्याय संहिता 2023 और अन्य कानूनों के तहत होने वाले अपराधों से कैसे निपटा जाएगा। 1. भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत सभी अपराधों की जांच इन्वेस्टिगेटेड, पूछताछ इंक्वायर्ड इनटू, विचारण ट्राइड और अन्यथा कार्यवाही अदरवाइज डेल्ट विद इसके बाद के प्रावधानों हियरइनआफ्टर कंटेंट के अनुसार की जाएगी। सरल शब्दों में, भारतीय न्याय संहिता 2023 में जो भी अपराध बताए गए हैं, उन सभी की पुलिस जांच, अदालती पूछताछ, मुकदमा और उनसे संबंधित बाकी सभी कार्यवाही ठीक वैसे ही की जाएगी जैसे कि इस कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आगे बताया गया है। यानी यह संहिता भारतीय न्याय संहिता के अपराधों से निपटने का पूरा तरीका बताती है। 2. किसी अन्य कानून एनी अदर लॉ के तहत सभी अपराधों की जांच इन्वेस्टिगेटेड, पूछताछ इंक्वायर्ड इनटू, विचारण ट्राइड और अन्यथा कार्यवाही अदरवाइज डेल्ट विथ उन्हीं प्रावधानों सेम प्रोविजंस के अनुसार की जाएगी। लेकिन ऐसे अपराधों की जांच, पूछताछ, विचारण या अन्यथा कार्यवाही के तरीके या स्थान को विनियमित करने वाले किसी भी मौजूदा कानून एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स के अधीन रहते हुए। सरल शब्दों में, अगर कोई अपराध भारतीय न्याय संहिता 2023 में नहीं बल्कि किसी दूसरे कानून जैसे कि नारकोटिक्स कानून, भ्रष्टाचार निवारण कानून आदि में दर्ज है, तो उनकी जांच, पूछताछ, मुकदमा और बाकी सारी कार्यवाही भी इसी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के नियमों के हिसाब से ही होगी। लेकिन इसमें एक शर्त है, यदि उस दूसरे कानून में अपराध से निपटने के तरीके जैसे कि जांच का खास तरीका या मुकदमा चलाने की खास जगह के बारे में कोई विशेष नियम या प्रावधान पहले से मौजूद है, तो उन्हीं विशेष नियमों का पालन किया जाएगा। यानी अगर दूसरा कानून कुछ अलग कहता है तो उसकी बात मानी जाएगी, अन्यथा इस संहिता के नियम लागू होंगे। संक्षेप में, यह धारा स्थापित करती है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 ही मुख्य कानून है जो भारत में आपराधिक न्याय प्रक्रिया को नियंत्रित करेगा। यह भारतीय न्याय संहिता के तहत सभी अपराधों के लिए मानक प्रक्रिया प्रदान करता है और अन्य कानूनों के तहत अपराधों के लिए भी यही प्रक्रिया लागू होती है, जब तक कि उन विशेष कानूनों में कोई अलग प्रक्रिया निर्धारित न हो। धारा 5 बचत सेविंग। यह धारा बताती है कि यह नई संहिता कानून मौजूदा विशेष या स्थानीय कानूनों, विशेष अधिकार क्षेत्रों या शक्तियों या विशेष प्रक्रियाओं को कैसे प्रभावित करेगी। इस संहिता में निहित कोई भी बात इसके विपरीत किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में किसी भी विशेष या स्थानीय कानून को जो इस समय लागू है या किसी विशेष अधिकार क्षेत्र या शक्ति को जो प्रदान की गई है या किसी विशेष प्रक्रिया को जो किसी अन्य वर्तमान कानून द्वारा निर्धारित की गई है प्रभावित नहीं करेगी। सरल शब्दों में, इस कानून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में ऐसा कुछ भी नहीं है जो किसी दूसरे खास कानून जैसे दहेज विरोधी कानून, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण कानून या स्थानीय कानून किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए बना कानून को खत्म करे या बदल दे, बशर्ते कि इस नई संहिता में एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से
ऐसा करने का कोई प्रावधान न हो। इसी तरह यह संहिता किसी भी ऐसे विशेष अधिकार क्षेत्र जैसे किसी खास अदालत का अधिकार या विशेष शक्ति, किसी अधिकारी की खास शक्ति को भी प्रभावित नहीं करेगी जो किसी दूसरे कानून के तहत दी गई है। यह किसी विशेष प्रक्रिया जैसे कि किसी खास प्रकार के मामलों में अपनाई जाने वाली अलग जांच या मुकदमे की प्रक्रिया को भी नहीं बदलेगी यदि वह प्रक्रिया किसी दूसरे कानून में पहले से बताई गई है। और संक्षेप में, यह धारा एक बचत खंड सेविंग क्लॉज है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 एक सामान्य आपराधिक प्रक्रिया कानून है। यह अन्य विशेष कानूनों, स्थानीय कानूनों या उन कानूनों द्वारा निर्धारित विशेष प्रक्रियाओं और शक्तियों को तब तक नहीं बदलेगी या प्रभावित नहीं करेगी जब तक कि इस नई संहिता में साफ साफ यह न लिखा हो कि यह उन्हें बदल रही है। यह सुनिश्चित करता है कि विशेष कानूनों का महत्व और उनका पालन जारी रहे। धारा 6 आपराधिक न्यायालयों के वर्ग, क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स। यह धारा भारत के राज्यों में मौजूद विभिन्न प्रकार के आपराधिक न्यायालयों, क्रिमिनल कोर्ट्स को परिभाषित करती है। उच्च न्यायालयों, हाई कोर्ट्स और इस संहिता के अलावा किसी अन्य कानून के तहत गठित न्यायालयों, कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ अदर देन दिस संहिता के अतिरिक्त प्रत्येक राज्य में आपराधिक न्यायालयों के निम्नलिखित वर्ग होंगे, अर्थात सरल शब्दों में भारत में उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स तो होंगे ही, और इसके अलावा कुछ खास अदालतें भी हो सकती हैं जो इस नई संहिता के बजाय किसी दूसरे कानून के तहत बनाई गई हों, जैसे कि विशेष अदालतें, ट्रिब्यूनल आदि। और इनके अलावा हर राज्य में आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए नीचे बताई गई 4 तरह की अदालतें या मजिस्ट्रेट होंगे। सत्र न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ सेशन। ये जिला स्तर पर सबसे बड़ी आपराधिक अदालतें होती हैं और गंभीर अपराधों की सुनवाई करती हैं। इन्हें सेशन कोर्ट भी कहा जाता है। NDII प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द फर्स्ट क्लास। ये आपराधिक मामलों की प्रारंभिक सुनवाई और कुछ कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं। इनके पास कुछ हद तक सजा देने का अधिकार होता है। ID द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स ऑफ द सेकंड क्लास। और ये प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से कम शक्तियां रखते हैं और आमतौर पर छोटे और कम गंभीर अपराधों की सुनवाई करते हैं। IV कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स। ये न्यायिक मजिस्ट्रेटों से अलग होते हैं। इनके कार्य मुख्य रूप से प्रशासनिक और कानून व्यवस्था बनाए रखने से संबंधित होते हैं, जैसे शांति भंग के मामलों को देखना, लाइसेंस जारी करना, भीड़ को नियंत्रित करना आदि। ये सीधे तौर पर अपराधों में सजा नहीं सुनाते, बल्कि कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में कार्रवाई करते हैं। संक्षेप में, यह धारा बताती है कि भारत के आपराधिक न्याय प्रणाली में उच्च न्यायालयों और विशेष कानूनों के तहत बनी अदालतों के अलावा प्रत्येक राज्य में मुख्य रूप से 4 प्रकार के आपराधिक न्यायालय या मजिस्ट्रेट होंगे। सत्र न्यायालय, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। यह विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामलों को निपटाने के लिए एक पदानुक्रमित संरचना स्थापित करता है। धारा 7 क्षेत्रीय विभाजन, टेरिटोरियल डिविजन्स। यह धारा राज्यों के भीतर आपराधिक न्यायालयों के लिए भौगोलिक क्षेत्रों के निर्माण से संबंधित है। प्रत्येक राज्य एक सत्र प्रभाग, सेशंस डिवीजन होगा या सत्र प्रभागों से मिलकर बना होगा, और प्रत्येक सत्र प्रभाग इस संहिता के प्रयोजनों के लिए एक जिला होगा या जिलों से मिलकर बना होगा। सरल शब्दों में, हर राज्य को या तो एक ही सत्र प्रभाग माना जाएगा या उसे कई सत्र प्रभागों में बांटा जाएगा, और हर सत्र प्रभाग अपने आप में एक जिला होगा या कई जिलों से मिलकर बना होगा। इसका मतलब है कि आपराधिक न्याय व्यवस्था के लिए राज्य को सत्र प्रभागों में बांटा जाएगा जो आगे जिलों में विभाजित होंगे। 2. राज्य सरकार उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट से परामर्श के बाद ऐसे प्रभागों और जिलों की सीमाओं या संख्या को बदल सकती है।
सरल शब्दों में, राज्य सरकार के पास यह अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय से बात करके उनकी सलाह लेकर इन सत्र प्रभागों और जिलों की सीमाओं को बदल सकती है या उनकी संख्या घटा बढ़ा सकती है। यह आवश्यकता अनुसार भौगोलिक ढांचे को बदलने की अनुमति देता है। पार्ट 3, राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद किसी भी जिले को उप प्रभागों सब डिविजन्स में विभाजित कर सकती है और ऐसे उप प्रभागों की सीमाओं या संख्या को बदल सकती है। सरल शब्दों में, इसी तरह राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद किसी भी जिले को छोटे छोटे उप प्रभागों जैसे तहसील या अनुमंडल में बांट सकती है। वह इन उप प्रभागों की सीमाओं या संख्या को भी बदल सकती है। 4. इस संहिता के प्रारंभ कमेंसमेंट पर किसी राज्य में मौजूदा सत्र प्रभाग, जिले और उप प्रभाग इस धारा के तहत गठित माने जाएंगे। सरल शब्दों में, जब यह नई संहिता लागू होगी तब तक किसी भी राज्य में जो भी सत्र प्रभाग, जिले और उप प्रभाग पहले से मौजूद होंगे, उन्हें यही मान लिया जाएगा कि वे इसी धारा 7 के तहत बनाए गए हैं। इसका मतलब है कि पुराने ढांचे को स्वतः ही नई संहिता के तहत वैध मान लिया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की कानूनी शून्यता से बचा जा सके। संक्षेप में, यह धारा आपराधिक न्याय प्रशासन के लिए राज्यों के भीतर एक स्पष्ट भौगोलिक संरचना स्थापित करती है। यह बताती है कि राज्य सत्र प्रभागों में और सत्र प्रभाग जिलों में विभाजित होंगे, जिन्हें आगे उप प्रभागों में बांटा जा सकता है। यह धारा राज्य सरकारों को उच्च न्यायालय के परामर्श से इन क्षेत्रीय विभाजनों को बदलने का अधिकार भी देती है और यह सुनिश्चित करती है कि संहिता के लागू होने पर मौजूदा विभाजन वैध बने रहे। धारा 8, सत्र न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन। यह धारा सत्र न्यायालयों की स्थापना, न्यायाधीशों की नियुक्ति, उनके अधिकार क्षेत्र और कार्य संचालन को स्पष्ट करती है। 1. राज्य सरकार प्रत्येक सत्र प्रभाग के लिए एक सत्र न्यायालय की स्थापना करेगी। सरल शब्दों में, हर सत्र प्रभाग, जो हमने धारा 7 में समझा, के लिए राज्य सरकार एक सत्र न्यायालय बनाएगी। 2. प्रत्येक सत्र न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जाएगी, जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी। सरल शब्दों में, हर सत्र न्यायालय में एक पीठासीन न्यायाधीश होगा। इस न्यायाधीश को उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट नियुक्त करेगा। 3. उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीशों को भी नियुक्त कर सकता है। सरल शब्दों में, उच्च न्यायालय सत्र न्यायालय के काम में मदद करने और मामलों की सुनवाई करने के लिए अपर सत्र न्यायाधीशों, एडिशनल सेशंस जजेस को भी नियुक्त कर सकता है। 4. एक सत्र प्रभाग का सत्र न्यायाधीश उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे प्रभाग का अपर सत्र न्यायाधीश भी नियुक्त किया जा सकता है और ऐसे मामले में वह दूसरे प्रभाग में ऐसे स्थान या स्थानों पर मामलों के निपटान के लिए बैठ सकता है जैसा उच्च न्यायालय निर्देशित करे। सरल शब्दों में, एक सत्र न्यायाधीश को, जो एक सत्र प्रभाग का मुख्य न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय चाहे तो किसी दूसरे सत्र प्रभाग का अपर सत्र न्यायाधीश भी बना सकता है। जब ऐसा होता है तो वह न्यायाधीश दूसरे प्रभाग में उन जगहों पर मामले निपटा सकता है जहां उच्च न्यायालय उसे निर्देश दे। 5. जहां सत्र न्यायाधीश का पद रिक्त है, वहां उच्च न्यायालय किसी भी तत्काल आवेदन के निपटान के लिए व्यवस्था कर सकता है जो ऐसे सत्र न्यायालय के समक्ष किया गया है, या लंबित हो सकता है एक अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर सत्र न्यायाधीश नहीं है तो सत्र प्रभाग में एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, और ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार होगा। सरल शब्दों में, अगर सत्र न्यायाधीश का पद खाली हो जाता है तो उच्च न्यायालय यह व्यवस्था कर सकता है कि सत्र न्यायालय में कोई भी जरूरी या अर्जेंट आवेदन किसके द्वारा निपटाया जाए। यह काम पहले अपर सत्र न्यायाधीश करेगा। अगर कोई अपर सत्र न्यायाधीश भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, उस आवेदन को निपटाएगा। इन दोनों के पास ऐसे आवेदन को निपटाने का अधिकार होगा।
6. सत्र न्यायालय सामान्यतः ऐसे स्थान या स्थानों पर अपनी बैठकें करेगा जैसा उच्च न्यायालय अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे, लेकिन यदि किसी विशेष मामले में सत्र न्यायालय की राय है कि सत्र प्रभाग में किसी अन्य स्थान पर अपनी बैठकें आयोजित करना पक्षों और गवाहों की सामान्य सुविधा के लिए होगा, तो वह अभियोजन और अभियुक्त की सहमति से उस स्थान पर मामले के निपटान या उसमें किसी गवाह या गवाहों की परीक्षा के लिए बैठ सकता है। सरल शब्दों में, सत्र न्यायालय आमतौर पर उन जगहों पर सुनवाई करेगा जो उच्च न्यायालय एक सरकारी सूचना नोटिफिकेशन जारी करके बताएगा। लेकिन अगर किसी खास मामले में सत्र न्यायालय को लगता है कि सत्र प्रभाग के भीतर किसी दूसरी जगह पर सुनवाई करने से पार्टियों, मुकदमे के पक्षकारों और गवाहों को ज्यादा सुविधा होगी, तो वह अभियोजन पक्ष, सरकारी वकील और आरोपी की सहमति से उस दूसरी जगह पर मामले की सुनवाई कर सकता है या किसी गवाह की गवाही ले सकता है। 7. सत्र न्यायाधीश समय समय पर इस संहिता के अनुरूप ऐसे अपर सत्र न्यायाधीशों के बीच कार्य के वितरण के संबंध में आदेश दे सकता है। सरल शब्दों में, सत्र न्यायाधीश के पास यह अधिकार है कि वह समय समय पर यह तय करने के लिए आदेश जारी कर सकता है कि अपर सत्र न्यायाधीशों के बीच काम का बंटवारा कैसे किया जाएगा, बशर्ते कि ये आदेश इस संहिता के नियमों के अनुसार हों। 8. सत्र न्यायाधीश अपनी अनुपस्थिति या कार्य करने में असमर्थता की स्थिति में किसी भी तत्काल आवेदन के निपटान के लिए भी प्रावधान कर सकता है, एक अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा, या यदि कोई अपर सत्र न्यायाधीश नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा, और ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट को ऐसे किसी भी आवेदन से निपटने का अधिकार माना जाएगा। सरल शब्दों में, अगर सत्र न्यायाधीश छुट्टी पर है या किसी वजह से काम नहीं कर पा रहा है, तो वह यह व्यवस्था कर सकता है कि कोई भी जरूरी आवेदन किसके द्वारा निपटाया जाए। यह काम पहले अपर सत्र न्यायाधीश करेगा। अगर कोई अपर सत्र न्यायाधीश भी नहीं है तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उस आवेदन को निपटाएगा। इन दोनों के पास ऐसे आवेदन को निपटाने का अधिकार होगा। स्पष्टीकरण, इस संहिता के प्रयोजनों के लिए नियुक्ति में सरकार द्वारा किसी व्यक्ति की किसी सेवा में या संघ या किसी राज्य के मामलों के संबंध में किसी पद पर पहली नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति शामिल नहीं है, जहां किसी कानून के तहत ऐसी नियुक्ति, पोस्टिंग या पदोन्नति सरकार द्वारा की जानी आवश्यक है। सरल शब्दों में, इस संहिता में जहां भी नियुक्ति शब्द का इस्तेमाल हुआ है, उसका मतलब यह नहीं है कि सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को पहली बार किसी सरकारी सेवा या पद पर नियुक्त करना, पोस्टिंग देना या पदोन्नति देना। यह उन मामलों पर लागू नहीं होता जहां किसी कानून के तहत सरकार को खुद ये नियुक्तियां करनी होती हैं। यह स्पष्टीकरण यह सुनिश्चित करता है कि नियुक्ति शब्द का प्रयोग विशेष रूप से न्यायिक नियुक्तियों के संदर्भ में ही हो। संक्षेप में, यह धारा सत्र न्यायालयों के न्यायिक ढांचे, न्यायाधीशों की नियुक्तियों, उनके अधिकार क्षेत्र और आकस्मिक स्थितियों में उनके कार्यों के संचालन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश प्रदान करती है। धारा 9, न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स। यह धारा बताती है कि जिलों में प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थापना कैसे की जाएगी और उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा। 1. प्रत्येक जिले में उतने प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और ऐसे स्थानों पर जैसा राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट करे। सरल शब्दों में, हर जिले में राज्य सरकार उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद यह तय करेगी कि कितने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय स्थापित किए जाएंगे और वे किन जगहों पर होंगे। यह जानकारी एक सरकारी अधिसूचना नोटिफिकेशन के जरिए दी जाएगी। परंतु यह कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के बाद किसी भी स्थानीय क्षेत्र के लिए एक या एक से अधिक प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के विशेष न्यायालय, स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स स्थापित कर सकती है, ताकि किसी विशेष मामले या विशेष प्रकार के मामलों का विचारण किया जा सके। और जहां ऐसा
कोई विशेष न्यायालय स्थापित किया जाता है, उस स्थानीय क्षेत्र में किसी अन्य मजिस्ट्रेट न्यायालय को ऐसे किसी भी मामले या मामलों के वर्ग का विचारण करने का अधिकार नहीं होगा जिसके विचारण के लिए ऐसा न्यायिक मजिस्ट्रेट का विशेष न्यायालय स्थापित किया गया है। सरल शब्दों में, लेकिन राज्य सरकार के पास यह खास अधिकार है कि वह उच्च न्यायालय से सलाह लेकर किसी खास इलाके के लिए एक या ज्यादा विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय बना सकती है। ये विशेष न्यायालय खास तरह के मामलों जैसे सिर्फ धोखाधड़ी के मामले या सिर्फ चोरी के मामले की सुनवाई करेंगे। जब ऐसा कोई विशेष न्यायालय बन जाता है तो उस इलाके का कोई दूसरा मजिस्ट्रेट न्यायालय उन खास मामलों की सुनवाई नहीं कर पाएगा जिनके लिए विशेष न्यायालय बनाया गया है। 2. ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। सरल शब्दों में, इन प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में बैठने वाले न्यायाधीशों मजिस्ट्रेटों को उच्च न्यायालय नियुक्त करेगा। 3. उच्च न्यायालय जब भी उसे उचित या आवश्यक प्रतीत हो राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी सदस्य को जो सिविल न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान कर सकता है। सरल शब्दों में, अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि यह जरूरी या फायदेमंद है तो वह राज्य की न्यायिक सेवा के किसी भी ऐसे सदस्य को जो पहले से ही सिविल न्यायालय, दीवानी मामलों की अदालत में न्यायाधीश के रूप में काम कर रहा है, प्रथम श्रेणी या द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां दे सकता है। इसका मतलब है कि एक सिविल न्यायाधीश को आपराधिक मामलों को भी सुनने की शक्ति दी जा सकती है। संक्षेप में, यह धारा जिलों में न्यायिक मजिस्ट्रेटों के विभिन्न न्यायालयों की स्थापना, उनके पीठासीन अधिकारियों की नियुक्ति और आवश्यकता पड़ने पर विशेष न्यायालयों के गठन या सिविल न्यायाधीशों को आपराधिक शक्तियां प्रदान करने के प्रावधानों को स्पष्ट करती है।